हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मैं लेकर के आ गया हूँ कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का प्रश्न पत्र। बच्चों मैं थोड़ा विलंब से देता हूँ, इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं सही उत्तर देता हूँ। जल्दबाजी के चक्कर में दूसरे यूट्यूबर्स की तरह आपको गलत जानकारी नहीं देता। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, अपने उत्तरों को सटीक कर लीजिए। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। सूल सागर का सबसे चरित प्रसंग तो ये था भ्रमर गीत। दूसरा था परंपरा बनाम आधुनिकता। ये है किसकी रचना? ये है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। नर्मदा का उद्गम स्थल है बच्चों अमरकंटक से। देवकी पुत्र मतलब देवकी का पुत्र, इसमें कौन सा समास है? इसमें है बच्चों पहला पद प्रधान है, इसलिए तो तत्पुरुष समास। ठीक है। अब अद्भुत रस का स्थायी भाव, तो अद्भुत मतलब कि विस्मय हो जाए जिसमें हमें, ठीक है, तो इसका है विस्मय। दूसरा प्रश्न है खाली स्थानों की पूर्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति। तो चतुर चितेरे क्रूर पंक्ति कवि किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये बिहारी द्वारा है। आधुनिकता खाली स्थान किसका विरोध करती है? ये संप्रदायवाद का विरोध करती है आधुनिकता। तीसरा है सुश्रुत संहिता में शल्य यंत्रों की चिकित्सा कितनी संख्या बताई गई? कितनी? 101। फिर है अर्थ के आधार पर कितने होते हैं वाक्य के भेद? 8 भेद होते हैं। फिर जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह कहलाता है आलंबन। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हमारा आया प्रश्न क्रमांक तीसरा बच्चों, साधु से हमें क्या नहीं पूछनी चाहिए? उसकी जात। पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हमारे वो डॉक्टर लाला लाजपत राय जी। फिर शल्य चिकित्सा के प्रवक्ता आचार्य सुश्रुत माने जाते हैं। उपासना करने वाला उपासक कहलाता है। रस के कितने अंग होते हैं बच्चों? रस के अंग कितने होते हैं आपको मालूम होना चाहिए? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये 4 अंग होते हैं। ठीक है। इसके बाद आई बच्चों सही जोड़ी। तो विनय पत्रिका की रचना किसने की थी? तो विनय पत्रिका आचार्य तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास जी की बहुत बेहद महत्वपूर्ण रचना है। गेहूं गुलाब राम वृक्ष वैनीपुरी लोक संस्कृति की नर्मदा जी है। यात्रा वृत्तांत करुण रस का स्थायी भाव है। शोक वक्रोक्ति अलंकार है। ठीक है। तो बच्चों प्लीज वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने बच्चों दोस्तों को भी, क्योंकि ये सही जानकारी है मेरे द्वारा दे रहा हूं। अब आया प्रश्नोत्तर। सूरदास जी ने निर्गुण की अपेक्षा सगुण को क्या माना? बालक राम की क्रियाएं। तो ये मैं उत्तर देता जा रहा हूं। प्रश्न 5वें का अथवा देखेंगे आप। बालक राम की कौन सी चेष्टाओं से माता प्रसन्न होती? तो बालक राम कभी चंद्रमा को लेने की जिद करते, कभी अपनी ही परछाई देखकर डरने लगते, कभी ताली बजाकर नाचते, कभी नाराज होकर जिस वस्तु की मांग करते उसे प्राप्त कर लेते। बालक राम की इन्हीं मनभावन क्रीड़ाओं को देखकर माताओं का हृदय आनंद से भर जाता है और वे प्रसन्न होती हैं। तो ये है हमारे प्रश्न 5वें के अथवे का उत्तर। देखिए आज जो हिंदी का पेपर है ये 2 प्रकार से आया है, आपको बताएं, कहीं अलग आया है कहीं अलग आया है। कुछ प्रश्नों के उत्तर मिसमैच किए गए हैं, कहीं ये प्रश्न अथवा में है, कहीं फर्स्ट प्रश्न दे दिया गया है। तो आप अपने प्रश्न पत्र को मिला लें, क्योंकि इसके अथवा में प्रश्न बदल के दिया गया है कभी कभी। तो इसलिए मैंने ये प्रश्न जो कॉमन है दोनों प्रश्न पत्र में, वो प्रश्न यहाँ पे उनके उत्तर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये आप प्रश्न को कर लें। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है जो हमारा कि निशा काल से चिर अभिशापित, इसका उत्तर दिया 6वें का अथवा। तो निशा काल से चिर अभिशापित किसे कहा गया है? ये है इसका उत्तर कि निशा काल से चिर अभिशापित चकवा चकवी नाम के जो पक्षी होते हैं इन्हें कहा गया है। कवियों की मान्यता ऐसी है कि चकवा और चकवी जो होते हैं वो रात के समय बिछड़ जाते हैं। उनको श्राप मिला था, वो दोनों पक्षियों का जो जोड़ा होता है रात में वो बिछड़ जाते, दूर दूर हो जाते। और यह वियोग उन्हें किसे? श्राप के द्वारा मिला था। तो बेचारे रात में अलग थलग होकर घूमते रहते। दोनों पति पत्नी जो पक्षियों का जोड़ा है उनका वो अलग अलग हो जाता है। ये निशा काल से चिर अभिशापित कहा गया है। ठीक है। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक आपका होगा 7वां। तो इसमें था रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम, उनकी 2 रचनाओं के नाम। तो मैंने बच्चे यहाँ पे आपके लिए 5 कवि प्रस्तुत कर दिए। ठीक है। तो जैसे केशव दास लिख लीजिए। केशव दास जो आपके कवि हैं इनकी रचना है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्र का, जो अच्छी लगे वो लिख लीजिए। भूषण है इनके शिवराज भूषण, सेवा बावनी, छत्रसाल, दशक, सेनापति के कवित्व रत्नाकर, काव्य कल्प द्रुम, पद्माकर के हिम्मत बहादुर, जगत विनोद। तो आपको जो अच्छा लगे 2 आप उठा लें कवि और उनकी रचनाएं उठा लें रीतिकार के। ठीक है। यहाँ में मैंने थोड़ा सा डीपली आपको ज़्यादा लेंथी बना दिया है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका फायदा हो मेरा भी फायदा हो। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8वें की ओर पढ़ते हैं। प्रश्न 8वां था कि भाषा की प्राप्ति हमें कैसे होती है? तो इसका उत्तर है भाषा की प्राप्ति हमें बेटा परंपराओं से होती है। भाषा हमें कहाँ से मिलती है? परंपराओं से। जैसे इंडिया में रहने वाला हिंदी बोलेगा, अमेरिका में रहने वाला शुरुआत से ही अंग्रेजी बोलेगा, तमिल में बात करेगा, तो हमें कहाँ से मिलती है? परंपरा, हमारे माँ बाप और हमारे समाज से। तो भाषा की प्राप्ति कहाँ होती है? हमें परंपरा से होती है। यह भाषा कल प्रवाह में बहती हुई समकालीन संदर्भों को बिखेरती हुई नए उपादान को ग्रहण करते हुए आज हमें प्राप्त हुई है। तो भाषा की प्राप्ति कहाँ से होती है? एक लाइन में चाहे लिखना तो हमें कहाँ से कैसे होती है?
परंपरा से होती है हमें भाषाओं की प्राप्ति। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम सही जानकारी देने में भरोसा रखते हैं, इसलिए हम देरी से देते हैं। अब आया था प्रश्न कहानी उपन्यास में अंतर, जो हमारा अगला प्रश्न था, प्रश्न क्रमांक 9। तो कहानी उपन्यास में अंतर, तो कहानी क्या होती है? छोटी सी होती है, कहानी जल्दी समाप्त हो जाती है, छोटी होती, कहानी को पढ़ने में कम समय लगता है, उपन्यास को पढ़ने में ज्यादा समय लगता है। कहानी का क्षेत्र सीमित होता है, उपन्यास का क्षेत्र व्यापक होता है। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, उपन्यास में पात्रों की संख्या भी अधिक होती है। कहानी छोटी होती है, एक आप ये लिख सकते पॉइंट, कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। ठीक है, तो ये है कहानी और उपन्यास में बेसिक अंतर। बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया, किसी ने कॉल करके बताया कि बहुत सारे यूट्यूबर्स गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, गलत जानकारी, जल्दबाजी के चक्कर में। मैं इसलिए अपने वीडियो लेट देता हूं ताकि आपको सही जानकारी दे सकूं। तो हमारे द्वारा उत्तर पूरे सही दिए जाते हैं, आप भरोसा रखिए। इसके बाद था अगला प्रश्न था 10वां प्रश्न, सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त परिचय। तो ये है सुश्रुत संहिता का सामान्य परिचय, उसकी क्या है विषय वस्तु की संक्षिप्त जानकारी। यहाँ पीले रंग से जहाँ से है वहाँ से आप पूरा लिख सकते हैं इस उत्तर को। क्या है? सुश्रुत संहिता आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा का प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। इसके रचयिता आचार्य सुश्रुत हैं, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व काशी में जन्मे थे। सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के 3 मूलभूत ग्रंथों में से एक है। 8वीं शताब्दी में इस ग्रंथ का अरबी भाषा में किताब-ए सुश्रुत नाम से अनुवाद हुआ था। सुश्रुत संहिता में 184 अध्याय हैं, जिसमें 1120 रोगों और 700 औषधीय पौधों, खनिज स्रोतों पर आधारित 64 प्रक्रियाओं, जंतु स्रोतों पर आधारित 57 प्रक्रियाओं तथा 8 प्रकार की शल्य क्रियाओं का उल्लेख। बढ़िया, एक चीज और बोले, आप लोग छोटे के चक्कर में ना पड़े बच्चों, जितना अच्छा लिख सकते। ओपन बुक एग्जाम है, अभी मैं कॉपियां चेक कर रहा हूँ, इतना गंदे 40-50 नंबर मिल रहे हैं बच्चों को, तो ऐसा ना करें, आप लोग पूरा लिखें उत्तर, जितना अच्छा लिख सकते सजा संवार के। इसके बाद था आपका प्रश्न क्रमांक 11वां, द्वंद्व समास की परिभाषा, उसके उदाहरण। तो ये है द्वंद्व समास की परिभाषा, आप ऊपर देख सकते हैं। द्वंद्व की परिभाषा क्या है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा उन पदों के बीच में और अव्यय का लोप हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। उदाहरण है भाई बहन, जैसे भाई और बहन, माता पिता, माता और पिता। इसके बाद था अगला प्रश्न था आपका प्रश्न क्रमांक 12वां, वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा आप देख लें, वक्र धन उक्ति बराबर टेढ़ा मेढ़ा कथन या विचित्र उक्ति, अर्थात जहां कथित का ध्वनि दूसरा द्वारा दूसरा अर्थ ग्रहण किया जाए वहां वक्रोक्ति अलंकार होता। उदाहरण है मैं सुकुमार नाथ वनजोगू, तुम्हें उचित तप मो कहूं भोगू। लिख दीजिए पूरा। छोटा उत्तर लिखने के चक्कर में पड़ोगे बच्चों, नुकसान में चली जाएगी गाड़ी, इसलिए आप उत्तर को अच्छा और बड़ा लिखें, तभी आपका फायदा होगा। उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न था प्रश्न क्रमांक 14, मैंने छोड़ दिया है क्योंकि छोटा था, इसलिए आपको ज्यादा इसको बताने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न क्रमांक 15। तो 15वां प्रश्न में अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा थी। तो ये है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा। अति मतलब कुछ ज्यादा, शयोक्ति अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा के। तो जहां किसी बात का, तथ्य का आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता। उदाहरण हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए न साकर भाग। लो भज्जा, हनुमान जी की पूंछ में आग ही सुई नहीं लगी है और लंका सुई भर गई, दिखे ऐसा थोड़ी बहुत बट्टे, तो ये गलत है ना बच्चों। तो अतिशयोक्ति ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बात कर रहे तो अतिशयोक्ति अलंकार। एक और है, पढ़िए चाणक्य नदी पार घोड़ा कैसे उतरे पार, वो वाला भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आया था जो आपका था वो महाकवि तुलसीदास अथवा सूरदास। तो मैंने तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिख दिया है आपके सामने, यहाँ प्रस्तुत है पूरा का पूरा जीवन परिचय। आप 2 रचना लिखिए, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, पूरा का पूरा सेम टू सेम इसको टीप दीजिए क्योंकि बहुत ही अच्छा है। क्या है? 2 रचनाएं आपको मालूम होगी। रामचरितमानस प्रसिद्ध महाकाव्य हमारे हिंदी का है, रामचरितमानस कविता वाली उनकी रचना है। भाव पक्ष तो तुलसीदास राम भक्ति कवि हैं, उनके काव्य का विषय मर्यादा पुरुषोत्तम राम का व्यक्तित्व और पूरा है, देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। कला पक्ष लिखा हुआ है, मैंने 2-3 गाइड उठाई में जिसमें बेस्ट उत्तर मिला है उस उत्तर को यहाँ प्रस्तुत किया है बच्चों। तो प्लीज चीटिंगबाजी करने का नहीं, क्या पूरा का पूरा उत्तर लिखिए, अच्छे से लिखिए, बिल्कुल आप शॉर्ट के चक्कर में पढ़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा आपका। उसके बाद अगला प्रश्न था कवि परिचय के बाद लेखक परिचय। तो जी भाइयों, ये बच्चों, यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय आपको देख सकते हैं। 2 रचनाएं थी, अनाम दास का पौधा और अशोक के फूल। इसके बाद थी भाषा शैली। तो भाषा शैली क्या थी? आपकी भाषा बोधगम्य, रुचिकर एवं प्रवाहमय है, शब्द चयन और वाक्य विन्यास सुगठित है। देख सकते हैं पूरी की पूरी परिभाषा लिखी हुई है। भाषा शैली आप कर लें,
साहित्य में स्थान, तो साहित्य में स्थान बहुत ही सिंपल रहता है भैया, इतने बड़े बड़े लेखक हैं, कवि हैं, इनका ऊंचा स्थान होगा। जब आपसे कुछ ना बने कभी भी बोर्ड एग्जाम में भी याद रखना, साहित्य में स्थान लिखते ना बने तो इसमें आप एक लाइन लिख सकते हैं कि इनके अच्छे लेख या इनकी अच्छी रचनाओं के कारण इन्हें साहित्य में उच्च स्थान दिया गया है। ये रहा शॉर्ट एंड स्वीट। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो प्रश्न पत्र का अगला स्वरूप है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 18वां देखें आप, ये है प्रश्न 19वां, ये है 20वां, ये है बच्चों मैं आपसे स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ, ये सारे प्रश्न आपको स्वयं हल करने हैं। कोई भी गाइड उठाइए कहीं से भी और इन सारे प्रश्नों को टिप दीजिए। इनको ज़्यादा बताने की वैसे आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ये सारा कुछ आपसे बन जाएगा। गद्यांश पद्यांश आप कर लेंगे, आवेदन पत्र आपसे बन जाएगा। शुल्क मुक्ति के लिए बिल्कुल सिंपल है, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, सविनय नम्र स्कूल का नाम डाल लीजिए, फिर सब्जेक्ट लीजिए शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, फिर आप लिख सकते हैं सविनय नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10वीं का नियमित छात्र हूँ और मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, अतः वह मेरा शिक्षक शुल्क या शिक्षण शुल्क जमा नहीं कर सकते, अतः मेरी मुझे शुल्क से छूट देने की कृपा कीजिए, या शुल्क जो है शाला शुल्क से मुक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। जो कुछ भी आपका नाम है वो आप लिख दीजिए और दिनांक डाल दीजिए। शुल्क मुक्ति मतलब आवेदन पत्र का प्रारूप आपको मालूम है बेटा, इसके आगे मैं इसका दूसरा वीडियो प्रस्तुत नहीं करूंगा, स्पष्ट बोल देता हूँ। ये प्रश्न आप कर लीजिए। फिर भी यदि आपको दिक्कत है, यदि कोई आवश्यकता है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्द। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मूल मंत्र याद रखिए। गुड बाय।